बैक नाज़रीन, शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी है और दुनिया भर से 60 से ज़ायद ममालिक के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने शिरकत की है इन आखिरी रसूमात में। सऊदी अरब की भी आखिरी रसूमात में जो शिरकत है एक बहुत बड़ा मैसेज है, न सिर्फ पूरी दुनिया के लिए भी, फॉर श्योर अमेरिका के लिए भी। ईरान ने बरतानिया और फ्रांस को भी वार्निंग जो है वो जारी कर दिया है। बेसिकली फ्रांस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए थे। अब वार्निंग सामने आई है, क्या सूरत हाल होगी इस पर बात करेंगे। मुज़म्मिल साहब तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, उठिए। जी साहब, ये जो आखिरी रसूमात हैं ये डिप्लोमेटिकली दुनिया को ईरान के हवाले से क्या मैसेज दे रही हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना, आपने इनवाइट किया है। जी बिल्कुल, ये जाहिर है ओवरऑल तो ये एक अफसोसनाक है और अफसरदा मौका है जहाँ पे इतने दिनों के बाद जाहिर है, और रीजंस हम जानते हैं कि ये तदफीन क्यों लेट हुई। सिक्योरिटी की वजह से जाहिर है जंग चल रही थी। उसके बाद जो तदफीन हुई है, लेकिन जितनी ज्यादा तादाद में लोग आए हैं और ख़ास तौर पर बड़ी इंटरनेशनल डिग्निटरीज, इसमें एक हमें एक्सट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, वो ये कि ईरान ने जिस तरह इसको रीजनलाइज किया इस जंग को, और बहुत ज्यादा कंट्रीज को जो इर्द गिर्द हैं उनको भी सख्त मैसेजेस दिए, बल्कि प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की, बल्कि जो अलायंसेस थे अमेरिका के जहां जहां थे उनको भी बड़ा सख्त मैसेज दिया, जंग के दौरान भी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पैसेज के दौरान भी, और इवन जो बाद में अलायंसेस बनने के जा रहे हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। ये अफसोसनाक मौका है, लेकिन जो सऊदी अरब का खासतौर पर सना भी जिक्र कर रही थी और बहुत सारे ममालिक ने, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि जो शमूलियत जिन्होंने की है, वो एक मैसेजेस ये है कि ईरान ने एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस हासिल किया है। जाहिर है जंग के बाद अमेरिका चाहता था कि आइसोलेट कर दे ईरान को, कोई उसके मुल्क के जाहिर है कोई कोलैबोरेटेड ना कर पाए, एक जैसे सैंक्शंस लगी हुई थी। अब न्यू फाउंड जो उसकी इन्फ्लुएंस है ईरान की बड़ी है, अमेरिका की जाहिर है कॉम्प्रोमाइज हुई है, इस हकीकत के बावजूद वो अभी भी सुपर पावर है। लेकिन ईरान ने अब ये वे फॉरवर्ड में अर्ज करता चलूं इसी सवाल के एंड पे, वो ये कि ईरान ने अब साबित करना है और प्रूव करना है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड वापस करना है उन मुल्कों का जिन पर उसने हमले किए थे। और जाहिर है उसको ये कन्विंस करने में शायद आसानी निस्बतन हो, ये कहकर के असल में उसने अमेरिकन टारगेट्स को, अहदाफ को हिट किया था। क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा इन मुल्कों के दरमियान, उतना ही अमेरिकन जो प्रेजेंस है या अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो ग्रेजुअली कम किया जा सके। हाँ, लेकिन हमने देखा है कि जहाँ सऊदी अरब, कतर और ओमान के डेलीगेशन आए हैं वहाँ कुवैत, बहरीन और यूएई के नहीं भी आए। डिवीजन है जीसीसी में इस हवाले से। जी देखिए मुजम्मिल साहब, ये रातों रात कोई रिमोट कंट्रोल या प्लग एंड प्ले तो चीज है नहीं, जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है एक दफा, और बहुत प्रेशर होता है हुकूमतों का भी, लीडरशिप का भी, लोगों अवाम का भी, अमेरिका का भी, इसराइल का खास तौर पर। ये उस प्रेशर को जो हाजिर हुए हैं जो सदूर या टॉप लीडर्स, वो उस प्रेशर को निगेट करके आए हैं। और आप देखा इस वक्त इसराइल इतना ज्यादा आइसोलेटेड है, इवन जो आए हैं उनका आ जाना भी एक प्लेजेंट इसलिए है कि जाहिर है अभी अभी जंग बंद हुई है, बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटीज थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ आपस में दोनों का। तो मेरा ख्याल है ये अभी अचीवमेंट है। मैं हाफ ग्लास फुल देख रहा हूँ, हाफ ग्लास एम्प्टी देखनी जगह में। अब दूसरे चलते हैं कि आबनाए हुर्मस पे पहले तो अमेरिका ईरान टेंशन्स थी, अब फ्रांस बरतानिया टेंशन्स भी नज़र आ रही हैं। फ्रांस को माइन स्वीपर्स भेजना चाहता है, ईरान वार्निंग दे रहा है। आपको लगता है कि अब फ्रांस और बरतानिया से ईरान की लड़ाई हो जाएगी आबनाए हुर्मस पे? नहीं, लड़ाई तो मैं फोर्स ही नहीं देख रहा, लेकिन फ्रांस और बरतानिया की एक मजबूरी भी है, क्योंकि उन्होंने एक्सेसिवली ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन रखी इस जंग के अंदर। अमेरिका को उस तरह सपोर्ट नहीं किया जो अमेरिकी प्रेसिडेंट को जिसकी तवक्को थी वो नहीं किया। जी। अब जो जिस पे जंग बंद हुई है, जिस टर्म पर बंद हुई है, उन पर ऑब्लिगेटरी है कि वो रिकवर अपने प्रेडेशंस अपने अमेरिका से रिकवर करें, क्योंकि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है। उसके 43 या 43 जहाज तबाह हुए हैं, उसके पास तकरीबन 6,500 फाइटर जहाज और बॉम्बर्स और सपोर्ट जहाज अभी भी हैं। वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स और नेवी है, अभी भी उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये नहीं आप कह सकते कि जंग के बाद अगर अमेरिका जंग के दौरान एक रिलेटिवली आइसोलेटेड हुआ तो वो फॉरएवर हो गया। अब मुल्क चाहेंगे इंगेज करना, लेकिन अमेरिका की एक लिमिटेशन भी है। उसने जो माइन हंटर्स जो थे, इनका ऑलमोस्ट लास्ट जो फ्लीट था उसको तो ऑब्सलीट करके ग्राउंड कर दिया था, इन्हें रिटायर कर दिया था। तो पॉसिबली यूके और फ्रांस के पास ही ये फ्लीट है जो एंटी
माइंड, एक जिसके पास कैंपेन चला सकता है, तो आई थिंक उसकी सपोर्ट के लिए आए हैं, एक गुडविल क्रिएट करेंगे, लेकिन ईरान एज अ थ्रेट ही यूज करेगा। मेरा नहीं ख्याल जंग होने लगी दोनों मुल्क नहीं, पर ईरान नहीं चाहता ना कि कोई और मुल्क आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करे या वो माइंस क्लियर करे या उसकी अथॉरिटी उस पर लूज हो। तो अगर ये माइन स्वीपर्स वहाँ काम करते हैं तो ईरान समझेगा उसकी सॉवरेनिटी पे हमला है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ईरान के कंसेंट के बगैर दाखिल होंगे, क्योंकि डेफिनेटली ईरान टारगेट करेगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान को जो न्यू फॉर्म लीवरेज मिला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है इनटू अल्टीमेट गोल्ड और अल्टीमेट डिस्कशन या अल्टीमेट लीवरेज, जो उसने असल मुआहदे की शक्ल में लेना है, जब भी हुआ, अभी हो या अगले साल हो, बाद में हो या 60 दिनों के बाद हो। तो मेरा मानना यह है, एज अ सिर्फ स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ईरान चाहता है कि जीरो टॉलरेंस रखे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, क्योंकि जितना इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान मैनेज कर पाएगा, उतना ही बेहतर वो बारगेन ले पाएगा। अगर पार्शियल ट्रैफिक बहाल हो गई तो जाहिर है ईरान की नेगोशिएशंस जो लीवरेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आपने देखा वो सिंगापुर पर जहाज पर भी हमला किया और उसके बाद भी आने वाले वो किसी को जाने नहीं दे रहे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी व्यूअर्स को और हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ईरान जो पैसेज दे रहा है गुजरने का, वो बहुत करीब अपने कोस्टल एरियाज के या सी वाटर्स के बिल्कुल करीब से उनको गुजार रहा है, ताकि उन पर नजर रखी जा सके। मैं डेटा पढ़ रहा था, वो अभी शिप के जो तमाम क्रू है उनका डाटा मांगता है, उनकी नेशनलिटी मांगता है, टाइप्स ऑफ कार्गो मांगता है, वैल्यू मांगता है कि कितने वर्थ का है, और फिर ऑलमोस्ट, अब तो पैसे नहीं ले रहा, लेकिन जब वो ले रहा था तो ऑलमोस्ट जो 2 मिलियन ले रहा था, वो बहुत ज्यादा एक इन्फोर्स कर रहा है, इस मैनिफेस्टेशन कर रहा है। वो ये समझता है कि 60 दिन हो या कई महीने और गुजर जाएं, वो अगर जब भी मैनिफेस्ट हुआ उसकी रिट पर होगा कि उसकी इजारादारी कितनी है। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुजम्मिल साहब, आप एग्री करेंगे कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन को अगर आप करें, कल को वो लागू कर पाता है किसी तरीके से या लिवरेज भी ले पाता है, तो आजकल तकरीबन 50 जहाज गुजर रहे हैं। 2 मिलियन अगर वो लेना शुरू करे थोड़ी डिस्कशन के लिए, तो तकरीबन रोजाना उसकी 100 मिलियन रेवेन्यू है। 100 मिलियन को साल पे करे तो तकरीबन $36 बिलियन बनता है। तो इतना रेवेन्यू, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान कमाना शुरू कर देगा, लेकिन ईरान पॉसिबली इसको निगोशिएशन के तौर पे यूज करेगा। और आखिरी बात क्वेश्चन की भी मैं यहाँ अटैच करता चलूं कि ईरान को बड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज़ायनिस्ट लॉबी का भी, नेतन्याहू का भी, उनके इलेक्शन में जो उनके मुखालफिन में, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉम्प्रोमाइज किया, ऑलमोस्ट डिफीटेड, MOU साइन किया। उनकी फौजें अभी भी यहाँ मौजूद हैं, उनके तकरीबन 50,000 सोल्जर्स मौजूद हैं इस एरिया में। मैं अभी कल देख रहा था डिप्लॉयमेंट, तकरीबन 20 एयर टू एयर रिफ्यूलर उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलर कुछ भी नहीं होता, खुद बजाते खुद वो सपोर्ट करता है रिफ्यूल करके जहाजों को। एक और चीज, आखिरी बात इसके ऊपर ये भी ज़हन में रखिए कि जो 50,000 ट्रूप्स हैं, तो मैं स्टडी कर रहा था, तकरीबन 192 जो दुनिया के मालिक हैं, उनमें से 140 के करीब जो मुल्क हैं, उनकी जो मिलिट्री फोर्स है वो 50,000 से कम है। तो ये मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि इतनी बड़ी फोर्स अभी भी उसकी मौजूद है और उस पर प्रेशर भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर बड़ा है। तो ईरान को बड़ा थिन लाइन पर बड़ा नुकसान भी हुआ है। वो कह रहे हैं बहरीन का 5th फ्लीट काफी तबाह हुआ है, कुवैत की एयरबेस तबाह हुई है, कतर की एयरबेस तबाह हुई है, नुकसान भी बहुत हुआ है अमेरिका का। जी बिल्कुल हुआ है, और नुकसान के बावजूद अब ये मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं कि एक माइट तो अभी भी वो है। और ये वैसे ही है जैसे कि ऐसा एक बॉक्सर है, मोहम्मद अली बॉक्सर, और जो फ्रेजर की मुझे एक बॉक्सिंग रिंग याद आती है, उसको एक बड़ी फाइट को हाइप क्रिएट की गई थी, और मोहम्मद अली बॉक्सर को उसने कहा था जो फ्रेजर, मैं 3 राउंड में इसको हरा दूंगा। तो मोहम्मद अली बॉक्सर आखिर तक ले गया और जीत भी गया था। तो देखना ही होता है कि आपने कितनी पंचेस ले सकते हैं। ईरान ने सस्टेन जरूर किया है, 20,000 के करीब टारगेट्स हुए हैं इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए मैं क्वेश्चन अर्ज कर रहा हूं कि इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर ट्रैप ना हो जाए, ओवर एस्केलेट करके दोबारा इजराइल को ये मौका ना दे दें कि ईरान को जंग के अंदर ड्रैग कर ले। क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि किसी तरीके से हिजबुल्लाह को हमले कर करके और हमास को टारगेट करके, लेबनान पर बमबारी करके, वो ईरान को अपने अंदर ड्रैग कर ले इस जंग के अंदर। और ईरान क्यों ड्रैग होगा? क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी है। MOU पढ़े तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 दफा लेबनान का जिक्र है MOU के अंदर, जिसका मतलब दैट शोज कि ईरान की कितनी सेंसिटिविटी है लेबनान, जिसका मतलब है हिजबुल्लाह, जिसका मतलब है कि अगर वो ड्रैग होते हैं तो ईरान ड्रैग हो जाएगा। नेतन्याहू चाहेंगे कि ईरान ड्रैग हो ताकि अमेरिका इजराइल के हक में ड्रैग हो जाए जंग के अंदर। ये अब क्वेश्चन और डायनामिक्स बदल सकते हैं पॉसिबली, लेकिन वी होप एंड प्रे दोनों मुल्क एग्जॉस्टेड हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सके तो मुज़ाकरात की टेबल पर ही रहे। और आपने देखा बहरीन में एक 12 मुल्कों का इजलास हुआ जिसमें सेंटकॉम के ग्रुपर आए और 12 मुल्कों के जो सिक्योरिटी चीफ्स थे अमेरिका ने उनके साथ एक मीटिंग की जहाँ एक वो सर्वेलेंस, एयर डिफेंस सर्वेलेंस बनाने की भी बात हुई। तो एक अमेरिका उस साइड पे भी काम कर रहा है।
मुजम्मिल साहब, बिल्कुल कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैं तो आपको कर रहा था कि वो भी आएंगे, मार्को रूबियो भी होके गए हैं इन ममालिक को, वो बेसिकली कॉन्फिडेंस देने आए थे। मेरा ख्याल ये है, मेरा तजज़िये के मुताबिक, मेरे पास वो तो नहीं है कि उन्होंने मुझे बताया, बट मेरा एनालिसिस ये है कि वो इन ममालिक को, जीसीसी और दूसरे ममालिक को ये बताने आए थे कि जो हमारे बेसिस पर और नेवल स्टेशन पर हमले हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पे आप कॉन्फिडेंस ना करें, और उसका मतलब ये नहीं है कि ईरान इस इलाके का कोई जिनी बन गया है तो आप डोमिनेंस हो जाएगी आपके ऊपर, तो आप हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें। नंबर वन, एक मुझे लगता था उनका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा उनका, और अभी जो सेंटकॉम के आप बता रहे हैं 12 मुल्कों का, ये मकसद है इन मुल्कों को कॉन्फिडेंस देना कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान अगर अपनी जारादारी कायम करना चाहता है, किसी सूरत में आप उसके प्रेशर में ना आए, और खास तौर पर आप ईरान पर तो प्रेशर डालें ही डालें, लेकिन ओमान पर भी जरूर प्रेशर डालें कि वो क्लाइमेंस ना करे। लेकिन ये तमाम ममालिक ये भूल रहे हैं कि इस वक्त ईरान बड़ी सीरियस मैनिफेस्टेशन इस तरह कर रहा है कि वो जो शिप्स को अलाउ करता है, उनका रूट, मैं रूट फॉलो कर रहा था खुद कि कौन डिसाइड सा करते हैं। फॉलो करते हैं, वो कोस्ट के साथ साथ ईरान के एक छोटे छोटे आइलैंड के करीब से वो सारे जहाजों को गुजरने दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि उन जो आइलैंड के ऊपर उसकी मिलिट्री मौजूद है, उसके ड्रोन मौजूद है, उसके अटैक मिसाइल्स मौजूद है, तो उसको डिटर करके रखना चाहता है और अपना एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल या रिट कह ले वो मेंटेन कर रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पर सेंटकॉम की मीटिंग है या मार्को रूबियो, दोनों लगता है उसी तरफ इशारा करती है। एक कल यूएस का स्टेटमेंट आया है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिस्ट हाइड आउट्स को निशाना बनाता है, वो टेक्निकली पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस है और उसका राइट है। आप इसको कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अमेरिका का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और इनडायरेक्टली बहुत सारे मिडल ईस्ट के ममालिक का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। वो भी, उनको भी कहे अमेरिका कि ये पाकिस्तान का ना सिर्फ सेल्फ राइट है, बल्कि ऑब्लिगेशन है कि हम उनको हाइडआउट्स को और तमाम लॉन्चिंग पैड्स को, ट्रेनिंग सेंटर्स को, कंपाउंड्स को और तमाम असला खानों को एट्रिट करें। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारी वो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेरा ख्याल है उससे आगे भी इन तमाम मुल्कों को, खासतौर पर जो बड़े हैं, अमेरिका, चीन है, रूस है, उनको और आगे बढ़ना चाहिए, हमारे इस हक को मानना चाहिए। हमने पिछली साल में जो मई 2025 में जंग की थी, वो हमने अपने आप को रीजनली एक साबित किया था, एक हम स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं इंडिया के मुकाबले में। अब हमने ये प्रूव किया है कि हम ग्लोबल पीस के लिए इतने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं, तो इसकी वैल्यू ऐड होनी भी चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को ना सिर्फ इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ईरान से तेल और गैस और दूसरी शक्लों में भी डिविडेंड्स भी मिलने चाहिए। लेकिन आपको नहीं ये लगता कि इसके बाद पाकिस्तान को अपनी स्ट्राइक्स बढ़ा देनी चाहिए? क्योंकि ये ब्लैंकेट जो है, डिप्लोमेटिक ब्लैंकेट फॉरएवर तो नहीं होता है, ये इसकी भी एक विंडो होती है, इस विंडो को मैक्सिमम यूज़ करने का वक्त आ गया है। मुजम्मिल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि हम विंडो डिपेंडेंट ऑपरेशन करते हैं। मेरा मानना यह है कि हम नीड बेस पर करते हैं और अपनी ऑब्लिगेशन समझते हैं, हम अपना राइट भी समझते हैं टू डिफेंड। उसमें विंडो मिले या ना मिले, इसका मतलब तो है जो पहले स्ट्राइक्स हुई हैं वो तो बगैर विंडो के ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल हमारी मुसल्लह अफवाज डिपेंडेंट है किसी मुल्क के इंकरेजमेंट पर या डिस्करेजमेंट पर। हमारा सेल्फ डिफेंस है। आपने पिछले साल मई में देखा था, रात को जो 12:30 बजे 85 जहाज आए थे, हमने कोई यूनाइटेड नेशंस का इजलास नहीं बुलाया था, ना OIC का इजलास बुलाया था, ना कंडेम किया था। जब जवाब दिया था, 8 जहाज वापस नहीं गए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही बीच में आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं नई जंग का खतरा है, पाकिस्तान और भारत की सितंबर की डेट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं दुआ गो हूं कि ऐसा ना हो। मिलिटरीली मैं नहीं फोर्स ही कर रहा कि इंडिया ने 1 साल के अंदर कोई कैपेसिटी डिलीवर की है अपने मुसल्लह अफवाज को, कि उनकी एम्बेरसमेंट जो पिछली हुई थी उसको कंपनसेट किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जब भी कोई मुल्क जंग लड़ता है, तो मैं आपके प्रोग्राम पहले भी कई दफा शायद अर्ज किया था, उसके पास इनिशिएटिव भी होता है, उसके पास सरप्राइज भी होता है, उसके पास चॉइस ऑफ वेपन्स भी होते हैं, उसके पास टारगेट सिलेक्शन भी होती है, उसके वक्त भी उसके हाथ में होता है। इतना कुछ होने के बाद वो खुद ही अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले लेता है कि मैंने वॉर ट्रॉफी भी लेकर आनी है। पिछले साल उनको वॉर ट्रॉफी नहीं मिली, अभी अगर मिल सकती है, खुदा ना खास्ता अगर वो कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है, जंग शुरू करने का चॉइस उनके पास है, उससे शायद खतरनाक रिस्पांस देने का ऑप्शन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाक फिजाइया का तो मैं शोर करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा उधर बेहतर कनेक्टिविटी भी है, मेरा नॉलेज भी है और इंफॉर्मेशन भी थोड़ी ज्यादा है। तो रेस्ट एश्योर्ड होना नहीं चाहिए। मैं अभी भी दुआ गो हूँ, मिलिट्री से ताल्लुक होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ, मेरा नहीं ख्याल वो टेक होम ट्रॉफी को इस दफा भी मिलेगी, शायद ज्यादा एम्बेरसमेंट मिलेगी।